देखो हम लोग पढ़ रहे थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था कि कोई भी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहा है तो हमारा जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट कम्स आउट टू बी हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही बताया था मैंने, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था जो डेल्टा एच है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारा एक्सो है और ये हमारा एंडो, ठीक है। यही बताया था लास्ट क्लास का, एंथैल्पी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोगों को अब क्या पढ़ना है कि फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। अब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारा जो एंथैल्पी है रिएक्शन का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे जो हमारा डेल्टा एच है वो डिपेंड करता है, यही देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें, वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला जो है हमारा इसमें है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो पहला फैक्टर है जिसपे हमारी एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसके ऊपर हमारा जो एंथैल्पी है वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन ये है H2, आई मीन ये रिएक्शन है, हाफ O2 results in the formation of H2O, gaseous gaseous gaseous। इसकी मान लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ है -60, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -60 किलो जूल है मान लो। हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है वो सेम रिएक्शन है H2 हाफ O2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। इसकी डेल्टा एच कुछ और होगी, -70 मान लो किलो जूल। ये तो देखो ये गैशियस, यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हो गया। तो H2O था पहले केस में, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ। ये वैल्यूज जरूरी नहीं है यही हो, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए बताया ये, मतलब कि कुछ लेके चल रही हूँ वैल्यूज। ये जरूरी नहीं है यही है, कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ वैल्यू होगा स्पेसिफिकली, वो मैंने लिख रही हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। मैंने बताया कि क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि जो एंथैल्पी है वो किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास H2 गैशियस है, O2 गैशियस है, तो H2O गैशियस फॉर्म हो रहा है। दूसरे केस में हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैसेस है और H2O लिक्विड है। देखो यहाँ पे फेस चेंज हो चुका है, यहाँ से गैसेस और लिक्विड, इन दोनों की इसीलिए डेल्टा एच सेम नहीं है। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सब चीज़ सेम है, लेकिन जो फिजिकल स्टेट है दोनों रिएक्शंस में, जो फिजिकल स्टेट है दोनों रिएक्शन में वो डिफरेंट है। एक केस में जो H2O फॉर्म हो रहा है वो गैशियस है, जबकि दूसरे केस में वो लिक्विड है, इसीलिए इसकी जो डेल्टा एच है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर है पहला पॉइंट? एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है? बाकी yes बच्चे ma'am क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, अनुषा और कमलेश? Yes, ma'am. मैम नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख। दूसरा जो है फैक्टर हमारे पास है वो है
एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब तुम लोगों ने एलोट्रॉप्स पढ़ रखा होगा क्लास 10th में कि इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है हमारा ग्रेफाइट में प्रेजेंट हो सकता है, डायमंड में प्रेजेंट हो सकता है, ग्रेफाइट में प्रेजेंट हो सकता है, और एक बकमिंस्टर फुलरिन पढ़ रखा है ना 10th में, तो उसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या होता है कि उस एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में सेम एलिमेंट बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं इसमें। तो मान लो हमारे पास जैसे कि ये है, मैंने एक रिएक्शन लिखा सी सॉलिड और यहाँ पे लिख दिया डायमंड। कार्बन है, सॉलिड है और डायमंड है, प्लस O2 हमारा यहाँ पे CO2 गैस बना रहा है ये। फिर मैंने यहीं पे लिखा सी ग्रेफाइट, ये भी सॉलिड है, प्लस O2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसेस ये। अब इसकी जो मान लो इसकी कोई डेल्टा H1 है, चेंज इन एंथैल्पी कुछ है, इसकी कोई एंथैल्पी 2 है, तो यहाँ पे जो डेल्टा H1 है दैट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। ये मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखो। जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी इसके लिए है, इस रिएक्शन के लिए, डायमंड वाले रिएक्शन के लिए और ग्रेफाइट वाले रिएक्शन के लिए, ये दोनों का जो डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो डायमंड है, ये बिल्कुल अलग एलोट्रॉप है कार्बन का, ये ग्रेफाइट है। तो जो डेल्टा H है, एंथैल्पी जो है, ये चेंज इन एंथैल्पी, ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में भी के हिसाब से भी वैरी करता है। अगर सेम एलिमेंट है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, एलोट्रॉप्स हम उसको बोलते हैं। अब मैंने कार्बन के दो एलोट्रॉप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, डायमंड ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया, दोनों को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, है कार्बन ही लेकिन दोनों के फॉर्म्स अलग अलग हैं। यहाँ पे हमारा CO2 गैस ही बना है, लेकिन जो इनकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 है और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 है, वो दोनों बराबर नहीं है। वो दोनों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? इस रीज़न के कारण। याद रखना, कभी भी एलोट्रोपिक फॉर्म के कारण पूछे कि क्या दोनों की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी, तो बिल्कुल सेम नहीं होगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर जिस पे हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है वो है सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तीसरा फैक्टर क्या है कि कौन से सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तीसरा फैक्टर जिस पे हमारा जो डेल्टा H है वो डिपेंड करता है वो है कौन से सॉल्यूशन में हमारा रिएक्शन हो रहा है। बोलने का मतलब है कि अगर हम कोई रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को पानी में कर रहे हैं और कोई रिएक्शन को हम मान लो कोई भी सॉल्वेंट जैसे बेंजीन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कर रहे हैं, दोनों के सॉल्वेंट अलग अलग हैं, तो उन दोनों की डेल्टा H1 शुड नॉट बी इक्वल टू डेल्टा H2। उस केस में भी सॉल्यूशन के कारण जो हमारा एंथैल्पी है वो सेम नहीं आता है और एंथैल्पी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखो जो चौथा फैक्टर है, जो चौथा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर से भी हमारा जो डेल्टा H है वो हमारा वेरी करता है। क्या बोला मैंने? किसी भी रिएक्शन की टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से भी जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी है
वो वेरी करता है। ठीक है, कैसे करता है देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको स्टार लगा के रखो। देखो भी किसी भी रिएक्शन में अगर बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच, और यहाँ पे ये 0 नॉट लगाते हैं। कभी भी तुम्हें ये लिखा दिखे, इसका मतलब तुम समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है उसको हम फिक्स कर दिए, टेम्परेचर को हम लेके चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर को लेके चलेंगे हम 1 atm प्रेशर। ठीक है, कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि जो एंथैल्पी चेंज है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई इंसान, अगर मान लो डेजर्ट पे है, ठीक है, डेजर्ट पे रह रहा है, और कोई इंसान माउंटेन्स पे रहता है, ग्लेशियर, दोनों को बोला गया है कि चलो एक रिएक्शन करो, इसकी यहाँ पे टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। माउंटेन में कम टेम्परेचर होता है, ग्लेशियर है, और डेजर्ट वाले में बहुत गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस है मान लो, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या रिएक्शन के एंथैल्पी सेम आएंगी? नहीं आएंगी। तो अब ये बोलेगा मेरे रिएक्शन का तो दोनों के रिएक्शन सेम है ना, मान लो सी से ओ CO2 बनाना है, यही रिएक्शन है, बट ये कैरी आउट कर रहा है 45 डिग्री सेल्सियस पे, ये कैरी आउट कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ दोनों की एंथैल्पी सेम आएगी क्या? नहीं आएगी। अब टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो सेम नहीं आएगी। तो अब बुक्स में क्या लिखा रहता है? अब बुक्स में तो एक ही एंथैल्पी है, ये फिक्स्ड होता है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड होता है। तो अब बुक वाला क्या लिखता है? वो क्या करता है, कहीं पे भी जाओ तुम टेम्परेचर को फिक्स रख दो 25 डिग्री सेल्सियस, डेजर्ट में हो तो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करो टेम्परेचर को, जैसे भी करना है करो, माउंटेन में है तो भी 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करो। प्रेशर हमेशा 1 atm लेके चलना है, और क्या लेते हैं? इक्विमोलर सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब सब जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे सबके 1 मोलर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितना मेंटेन करते हैं हम? 1 मोलर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है उसके हिसाब से हमारा डेल्टा एच वैरी करता है। अब तुम यहाँ पे रह रहे हो 45 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ पे कोई रह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों के रिएक्शंस में डिफरेंस आएंगे तो डेल्टा एच भी डिफर करेगा। अब बुक वाला लिखता है इस रिएक्शन के लिए मान लो डेल्टा एच है 25 किलो जूल्स। अब ये कहाँ से लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, किस जगह के लिए? डेजर्ट के लिए, माउंटेन के लिए। इसीलिए कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं। टेम्परेचर को तुम फिक्स कर दो 25, प्रेशर को कर दो 1 atm, और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सब 1 मोलर होंगे। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट। कभी भी नॉट लगा रहेगा ना ये ऊपर में, इसको नॉट बोलते हैं। इसका मतलब हो रहा है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। तुमको खुद समझ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे हम टेम्परेचर लेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और प्रेशर लेंगे हम 1 atm। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो इसको लेके चलना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ। इसी में मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, देखो। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो किसी भी रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम ऐसे मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, कभी कभी किस केसेस में लेते हैं 0, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डेल्टा एच नॉट को हम बहुत सारे केसेस में 0 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं और 1 atm में। पर किन केसेस में हम 0 ले लेते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैम किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो ही ना? इसका मतलब क्या होता है? हीट विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। आप 0 कैसे ले रही हैं? ऐसे ले लेते हैं, मतलब कि ये कन्वेंशन के लिए ले लिया गया। किन केसेस में लिया जाता है ऐसा? डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फ्री एंड नेचुरली ऑकरिंग स्टेट होंगे, कब लेंगे? फ्री और नेचुरली ऑकरिंग
स्टेट। इसका मतलब क्या होता है मैम? फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारे पास है, हमको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, नेचुरली O2 के फॉर्म में। कभी O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है ना, O2 के फॉर्म में। देखो, मैंने ये बोला कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट के लिए हम 0 लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड है, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर मान के चलना है। अब मैंने बोला किन केसेस के लिए 0 हो जाता है, किन केसेस के लिए 0 हो जाता है? फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। सबको पता है कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कैसे एग्जिस्ट करता है, नेचुरली O2 के फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म। कभी भी O एग्जिस्ट करता है या O3, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ये सब बनाना पड़ता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए तुम क्या लेके चलोगे? जो डेल्टा H0 है, डेल्टा H0 इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। वैसे ही है ना N2, N2 के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा H का, N2 का। नाइट्रोजन भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, तो इसकी भी 0। अब मान लो हमारे पास है डेल्टा H0 ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट लिखा है यहाँ पे, ग्रेफाइट, ध्यान देना मैंने ग्रेफाइट लिखा है। तो सब बता दूं कि कार्बन को हमको नेचुरली, जो कार्बन है हमको नेचुरली अर्थ क्रस्ट में ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, तो इसको भी हम 0 लिख सकते हैं। अगर ये लिखा होता है डेल्टा H0 कार्बन डायमंड, तो डायमंड हमें बनाना पड़ता है, डायमंड के फॉर्म में हमें मिलता नहीं है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट या नेचुरली ऑकरिंग ग्रेफाइट होता है, ये हमें डायरेक्ट मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन डायमंड के फॉर्म में नहीं मिलता है। तो इसकी डेल्टा HF जो हीट ऑफ ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये 0 नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू 0 है, याद रखना। तो मैं क्या बोल रही हूँ? फ्री और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस स्टेट N2 के फॉर्म में ही मिलता है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे। कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है 0, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है 0, डायमंड के फॉर्म में लिखा है, गलत है। वैसे ही अगर हमारे पास है, पूछ दिया डेल्टा नॉट H सल्फर एसिड, सल्फर का, सल्फर के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सल्फर का फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक, ये इसके फॉर्म्स होते हैं एलोट्रॉप्स, ऑर्थोरोम्बिक। इसके केस में 0 है। इसके और भी फॉर्म्स होते हैं जैसे रोम्बिक सल्फर या कुछ और लिखा होता है, तो उसके केस में 0 नहीं होता। तो किस फॉर्म में वो हमें नेचुरली मिलता है? अर्थ क्रस्ट से हम लोगों को सल्फर किस फॉर्म में मिलता है? एसिड के फॉर्म में मिलता है। कौन सा एलोट्रॉप होता है उसका? ऑर्थोरोम्बिक। अगर रोम्बिक या कुछ और सल्फर लिखा होता तो उसकी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाती, बट इस केस में 0 है। जैसे फॉस्फोरस भी, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, बहुत सारा होता है। मिलता किस फॉर्म में हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में? व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस कभी भी लिखे तो उसकी हम 0 लेके चलेंगे। अगर रेड होता या ब्लैक होता, कुछ भी होता और, तो उस केस में नॉट इक्वल टू 0। तो फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट मतलब कि हम लोगों को एनवायरनमेंट में नेचुरली, अगर एनवायरनमेंट में नेचुरली वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे रिएक्शन कराओगे अभी, जैसे P4 + O2 P या Cl2 PCl5 ऐसे फॉर्म कराओगे, तो P4 का यहाँ मेंशन होना चाहिए, P4 किस फॉर्म में है, उसके हिसाब से तुम डेल्टा H0 0 लिखोगे तो यूज होगा। फ्लोरीन जैसे कि Cl, सबको पता है Cl2 के फॉर्म में ही मिलता है, तो इसकी भी डेल्टा H0 0 लिख देना। उसके हिसाब से हम पूरे रिएक्शन का डेल्टा H0 निकाल लेंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ ये। तुम सोचोगे कि ये मैम क्यों बता रहे हो आप? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी रिएक्शन करेंगे हम, जैसे कि मैंने यही बताया, P4 + Cl2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो अब P4 का यहाँ पे मान लो लिख दिया ब्लैक फॉस्फोरस, तो इसकी डेल्टा HF तुमको 0 लेके नहीं चलना है। Cl2 गैसेस में मिलता है हमें। क्लोरीन कैसे मिलता है एनवायरनमेंट में? Cl2 के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसका हम 0 लेके चलेंगे। फिर PCl5 का निकालेंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा पूरे रिएक्शन का, अगर जब हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तब हमें ये सब पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो याद रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एक अलग चीज़ है, कभी भी नॉट लगा रखे कभी भी कहीं पे भी, उसका मतलब वो 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन, टेम्परेचर कितने पे फिक्स है? 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm और 1 मोलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कन्वेंशन के लिए बहुत सारे जो फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट होते हैं रिएक्शन में एलिमेंट के, उसके केसेस में
स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम 0 लेके चलते हैं, जैसे कि O2, N2, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, सल्फर का ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म, फॉस्फोरस का वाइट फॉर्म, इन लोगों के केस में हम सबके लिए 0 लेके चलते हैं। जैसे Cl2 के लिए भी 0 हो जाएगा गैसेस के लिए, Br2 ब्रोमीन भी ऐसे मिलता है हम लोगों को, Br2 0। तो जिस फॉर्म में हम लोगों को नेचर से मिलता है उसके लिए हम लिख देते हैं 0। ठीक है, जो जितने बता दिए एग्जाम्पल उतने में से ही हो जाएगा तुम्हारा। ज़्यादा ये सोचोगे कि मैम हमको कैसे पता कि कौन से फॉर्म में मिलता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना, पता चल जाएगा। जो जो बताना था मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। सबको क्लियर है? मैम। ठीक है, तो जो हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है फिजिकल स्टेट, दूसरा है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, किस फॉर्म में है, फिर तीसरा है हमारा सॉल्यूशन कि किस में रिएक्शन हो रहा है, और जो चौथा है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है, मतलब नया नहीं, इसी में और है, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब यूज़ करेंगे अभी, देखना नेक्स्ट में जब हम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। अब हम डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सब। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि अमाउंट ऑफ, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डेल्टा एच एफ, ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनोट करने के लिए, एफ है ना ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा नॉट एच एफ लिख दिया तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मतलब कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर फिक्स है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और released when 1 mole of a compound देखो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स constituent elements in their free natural state, in their free natural state। क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, हम लोग पढ़े एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम अलग अलग टाइप की एंथैल्पी पढ़ेंगे। एंथैल्पी क्या होता है, पहले तो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, ये होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, हम लोगों ने देख लिया। अब इसी में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ और भी हाइड्रेशन पढ़ना है, बहुत सारा कुछ है। तो हम धीरे धीरे करके सब पढ़ते जाएंगे। जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ, या एफ ओ आर लिख दिएगा, कभी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा नॉट एच एफ, इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, मैंने लिखा कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एंथैल्पी क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, यही बताया था ना एंथैल्पी का डेफिनेशन। कभी भी अगर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। व्हेन, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, याद रखना कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, तभी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। कभी तुम ऐसे लिख दियो, जैसे अभी मैं बताती हूँ तुमको, H2 प्लस
O2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो तुम क्या किए, इसको 2H2O कर दिए और यहाँ पे 2H2, यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो गए। ये नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है 2 मोल्स के लिए। तुमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा H2 प्लस हाफ O2 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। यहाँ पे हमेशा 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। तुमको बैलेंस ऐसे करना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल फॉर्म हो। यही बोल रही हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, एंथैल्पी का फॉर्म, एंथैल्पी का डेफिनेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, हमेशा याद रखना 1 मोल कंपाउंड ही फॉर्म होगा, ज़्यादा नहीं फॉर्म होना चाहिए, 2 3 4 या जो भी है वो तुमको देखना है कैसे बैलेंस करोगे। 1 मोल कंपाउंड ही फॉर्म करना है बाई इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर फ्री नेचुरल स्टेट। एक और कैसे होने चाहिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसके फ्री एलिमेंट्स है। फ्री नेचुरल स्टेट में हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, गैस, ऑक्सीजन गैस, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। उसी को हम हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। कभी भी तुमसे पूछे तो याद रखना एंथैल्पी का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। कब फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। किससे फॉर्म होगा, ऑब्वियसली अपने एलिमेंट से फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नेचुरल स्टेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यही मैं बताती हूँ। अब देखते हैं, जैसे कि इसी का देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस। ठीक है, ये है हुआ है फॉर्म। अब देखो इसका जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा H है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ये इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H है, जो भी डेल्टा H है, एंथैल्पी ऑफ H2O है ना, ये एंथैल्पी ऑफ H2O, रिएक्शन का H2O है, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी है, वो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर है। मतलब कि कभी भी किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, ध्यान से सुनना, किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी होता है, वही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी होता है। मतलब कि एंथैल्पी ऑफ पानी जो भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है वही हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर है। दोनों ही इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं देखते हैं अभी। देखो डेल्टा H का मतलब होता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये पहले बताया मैंने, बताया है कि नहीं, बताओ, बताया। अब देखो प्रोडक्ट में कौन है, H2O गैसियस है, ठीक है, H2O गैसियस है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H H2O माइनस रिएक्टेंट में कौन है, H2 गैस है। स्टैंडर्ड स्टेट पे लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट पे, स्टैंडर्ड स्टेट पे लेके चलना है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm है। ठीक है, फ्री स्टेट और नेचुरल। अब देखो H2 है हमारा, वो गैसियस फॉर्म में ही मिलता है, तो इसकी क्या होगी, डेल्टा H ऑफ, इसकी क्या होगी, जीरो होगी ना, यही तो होगी। इसकी क्या होगी, जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया यही, लास्ट पॉइंट पे, कि कभी भी अगर वो नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में है, जैसे ऑक्सीजन गैसियस में प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है गैस के रूप में, तो जो रिएक्टेंट है उसकी तो यहाँ पे जीरो आ गई भाई, ये जीरो हो गया, तो क्या हुआ, डेल्टा H H2O ही तो आया, यही मैं बोल रही हूँ। तो ये फॉर्मेशन है डेल्टा HF H2O का। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, बस याद रखना कभी भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी होती है। तुमको पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड एंथैल्पी ऑफ वाटर क्या होगा, तो दोनों बता देना इक्वल होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ वाटर, दोनों अलग चीज़ है हालांकि, बट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर होता है, मतलब नहीं होता एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड है। क्लियर है ये। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है H2 प्लस Cl2, दोनों ही गैस में प्रेजेंट है और यहाँ पे हमें दे दिया है 2HCl गैस। ठीक है, इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं डेल्टा एच, वही है मतलब। ठीक है, डेल्टा एच आर दिया है -44 किलो कैलोरी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तुमसे पूछा है कि जो डेल्टा एच एफ ऑफ HCl क्या होगी। सॉरी, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, ये H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, गिव्स 2HCl, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो 44 किलो कैलोरी है, या जूल मान सकते हो, जो भी है। तुमसे सवाल में पूछा है कि इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो HCl का कितना होगा। तो क्या करोगे, हम लोगों को पता है डेल्टा एच आर इज इक्वल टू HP। अब तुम यहाँ पे बोलोगे मैम आप ही तो अभी बताया हो, जितना हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होता है उतना ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, यही बताया ना अभी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, यही होना चाहिए 44। लेकिन भाई यहाँ पे दो दो फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल्स, जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन में ही लिखा है कि ये 1 मोल के लिए वैलिड होता है, 1 मोल के लिए वैलिड होता है। तो अब क्या करें, अब करेंगे ये, हमेशा ऐसे लिखना, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू HP माइनस एच आर, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ है हमारा 2HCl, रिएक्टेंट में H2Cl2, ये लोग जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में लेके चलना हमेशा, स्टैंडर्ड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल फ्री नेचुरल स्टेट में है ना, तो इसको जीरो लेके चलेंगे। क्लियर है ना, ये क्यों लिखा जीरो मैंने, H2 और Cl2 का जीरो क्यों लिया, ये क्लियर है सबको ना, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में ये नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में है, नेचर में वो H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है Cl2, तो इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो लिख दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा -44। ठीक है, -44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, यहाँ पे ये है ना 2 डेल्टा HCl, डेल्टा HCl ये है डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl ये, तो 44/2 22 किलो कैलोरी इसका आंसर है, क्या चीज का, डेल्टा HFO। क्वेश्चन था, देखो ध्यान से देखो, फिर से बता रही हूँ मैं। हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, इसका हीट ऑफ द रिएक्शन दे दिया है 44 किलो कैलोरी। तुमसे पूछा है फॉर्मेशन, तुम्हें तुरंत दिमाग लगाना है। मैडम ने बताया कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, क्या बताया था मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, या रिएक्शन जो भी है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। अब लेकिन ये तभी वैलिड है जब हमारा यहाँ 1 मोल हो, यहाँ पे 2 मोल है, तो साफ है कि जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट के लिए हमें क्या है, HCl है, कितने मोल्स, 2 मोल्स, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। रिएक्टेंट के जीरो क्यों लिए, क्योंकि ये अपने नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में है, गैसियस फॉर्म ही होता है। H2 को तुम कभी लिक्विड में ऑब्टेन नहीं करते हो, या सॉलिड में ऑब्टेन नहीं करते हो, नेचर से गैस फॉर्म में ही ऑब्टेन करते हो, तो इसका साफ जीरो कर देना। क्लोरीन को Cl2 के फॉर्म में ही ऑब्टेन करते हो, गैस फॉर्म में, कभी लिक्विड या सॉलिड नहीं होता है, तो इसको भी जीरो कर दिया यहाँ, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हीट ऑफ द रिएक्शन 44 दिया है, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो यहाँ पे 22 आ गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हमारा 22 हो गया किलो कैलोरी, ये हमारी आंसर है। तो क्लियर है, ये कैसे निकालोगे कभी भी एग्जाम में आया तो। यस मैम। यशवर्धन और कमलेश को क्लियर है। Yes, ma'am. अभी और भी समझ आते जाएगा, देखते हैं। वो बात बस याद रखना, कभी भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नेचुरली ऑकरिंग होगा तो उसके लिए जीरो लगा देना, H2 Cl2 Br2 लिक्विड, ऐसे। Br2 को याद रखना लिक्विड फॉर्म में होता है वो, ब्रोमीन।
अब एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हीट रिलीज होगा उतना कंपाउंड स्टेबल। क्या बोला मैंने? जितना हीट रिलीज होगा किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने या कुछ भी करने के लिए, जितना हीट रिलीज होगा उतना कंपाउंड स्टेबल। कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जितना नेगेटिव होगा, मतलब जितना एक्सोथर्मिक, अगर किसी की माइनस जितना ज़्यादा नेगेटिव, जैसे -300 दिया है किसी का हीट ऑफ रिएक्शन और किसी का दिया है -200, तो समझ जाना इसकी एनर्जी कम है और ये ज़्यादा स्टेबल है। मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव, जितना मोर नेगेटिव उतना कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स। ये जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स। कभी भी तुमसे पूछ लिया कि कौन से, तो ऑब्वियस है कि जो अपने लोअर स्टेट में होता है, मतलब कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी कम होगा कंपाउंड में, हीट रिलीज हो जाएगा, उतनी स्टेबल क्या होगी हमारी कंपाउंड? स्टेबल होगी। अब हीट रिलीज का मतलब है जितना ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और ऐसे कंपाउंड्स को हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है इतना? Yes, ma'am. के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। हमारे पास कोई रिएक्शन है A+2B गिविंग 2C+D, ये है रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास कोई ए बी मैंने मेंशन नहीं किया, A2B2C D ये रिएक्शन है तुम्हारी। तो इसका तुमको निकालना है, तो सबसे पहले तुम लिखोगे डेल्टा एच। ये क्या है हमारा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है हमारा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा देखो, 2 डेल्टा एच एफ सी का, इसको लिखा मैंने सबसे पहले। प्रोडक्ट में यही है ना, 2 डेल्टा एच एफ सी का प्लस डेल्टा एच एफ डी का, खत्म, प्रोडक्ट की कहानी खत्म। अब माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है? डेल्टा एच एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एच एफ ऑफ बी। अब वैल्यूज रख दो, आ जाएगा आंसर। ये क्लियर है ना कैसे लिखा? मैं बस बता रही हूँ, कभी भी रिएक्शन ऐसे आ गया तो। हमारे पास कोई रिएक्शन है A+2B2CD, सबसे पहले लिखना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा वैल्यू, वो HP माइनस HR होता है। HP का मतलब है डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 मोलर हो रहे हैं, डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ C का, डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ D का, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन है? A है और 2B है, तो इन लोगों को भी ऐड कर देना और सबको माइनस कर देना जो भी वैल्यू होगा। इससे तुम आंसर निकाल सकते हो कि ये कितना है। क्लियर है ये? क्लियर है ना? Yes, ma'am. इससे क्वेश्चंस होते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो न्यूमेरिकल ये है, तुमको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। डेल्टा एच निकालना है, जो भी रिएक्शन अभी लिखूंगी मैं। रिएक्शन है CH4 मीथेन गैस में प्लस 2O2 गैस गिविंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ये ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो इसका तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, नहीं सॉरी, एंथैल्पी निकालना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसी किसी का, ऑफ फॉर्मेशन किसका किसका दिया है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 का दिया है
-80 किलो जूल। CO2 का दिया है -400 किलो जूल और H2O का दिया है -300 किलो जूल। ये देखो, ये क्वेश्चन है, तुम्हें डेल्टा H रिएक्शन का निकालना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का दिया है 80, CO2 का 400, H2O का 3। बताओ कैसे करोगी? बहुत आसान सा सवाल है ये। हमें पता है डेल्टा H क्या होता है, HP माइनस HR। HP मतलब ये, यहाँ पे लिखो तुम डेल्टा H फॉर्मेशन CO2 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन 2 डेल्टा H फॉर्मेशन H2O। खत्म, HP का बात खत्म, माइनस HR। यहाँ पे लिखो डेल्टा H फॉर्मेशन CH4 प्लस 2 डेल्टा H फॉर्मेशन O2। यहाँ पे ये O2 है ना, दिख रहा नहीं है तो देख बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब देखो डेल्टा H फॉर्मेशन CO2 कितना दिया है, -400 किलो जूल लिख दिया, प्लस 2 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन H2O का दिया है 300, -300 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का खत्म, माइनस CH4 का कितना दिया है -80। अब देखो HF ऑफ H2O O2 का तो 0 हो जाएगा ना, ये तो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल O2। अब तुम बोलोगे मैं पानी भी तो लिक्विड के फॉर्म में, ऐसे नहीं, एक एलिमेंट ही होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो ऐसे कार्बन ग्रेफाइट जैसे कि एलिमेंट से प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अब तुम दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब कंपाउंड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म्स और मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए। तो -80, अब इसको सॉल्व कर दो, -400 प्लस क्या हो जाएगा, -400 -600 प्लस 80 इज इक्वल टू 920 कुछ हो सकता है किलो जूल। ये लगाने आ गया तो तुम सॉल्व कर लोगे, बस प्लस माइनस है। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी लोगों Yes, ma'am. क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, Yes, ma'am. फिर मैं छोड़ दूंगा। ऐसे ही करना है बिल्कुल। देखो डेल्टा HF ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 gaseous -400 kilojoule and those of NO2 gaseous is equal to 80 kilojoule प्लस में है ना, H2O liquid -300 किलोजूल। देखो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन NH4NO3 के लिए इतना है, NO2 के लिए इतना है, ये सब फॉर्मेशन एनर्जी है, डेल्टा HF है सबके लिए, ठीक है। अब रिएक्शन दिया है NH4NO3 सॉलिड, ये अमोनियम नाइट्रेट है ना, N2O सॉरी ये NO2 नहीं है, ये N2O है ना, यहाँ पे N2O गैशियस प्लस 2H2O लिक्विड, ये है रिएक्शन। कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का। ये जो रिएक्शन है तुम्हारे पास है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड H2O, ये तीनों का दिया हुआ है, -300 + 80 -400 किलो जूल। तुम्हारे पास रिएक्शन ये है, रिएक्शन भी लिख दिया, सॉलिड गैस लिक्विड। तुमको निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सॉरी एंथैल्पी और ये इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कल सब आंसर बताओगे इसका। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा U का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उससे भी क्वेश्चन बनेगा।
तो ये भी थोड़ा सा देख लेना कि ये कैसे निकालते थे जब डेल्टा एच पता चल जाता था, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं नहीं बताऊंगी अभी। ये वाला क्वेश्चन करके आना है कल। इसका आंसर मैं पूछूंगी, पर्टिकुलरली सबसे पूछूंगी, तो तुम लोग कर लेना। किसी को कोई दिक्कत है, ये डाउट है आज के क्लास में तो बताओ, वरना क्लास एंड करूंगी। No, ma'am. कर लोगे क्वेश्चन? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यशवर्धन शर्मा, Yes, ma'am. चलो ठीक है, कल करके आना, ये पूछूंगी मैं। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, Thank you, ma'am. ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am.